चैनल आपकी खबरें आपके द्वारा। नमस्कार, मैं अंकिता जैन और आप देख रहे हैं जागृत इंडिया चैनल। आज हम बात करते हैं डॉक्टर की दुनिया की। जी हाँ, होम्योपैथ की। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद सभी लोग आप जानते हैं, लेकिन होम्योपैथ आज बहुत धूम मचा रहा है। तो हम अपने स्टूडियो में बुलाए हैं डॉक्टर स्वप्निल जैन को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी जागृत इंडिया के दर्शकों को इस नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर स्वप्निल जैन आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आपने होम्योपैथ के बारे में तो सुना ही होगा। होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो रोगों के इलाज के लिए अत्यधिक पतले और शक्तिशाली दवाओं का उपयोग करती है। और खास बात बताऊंगी, ये दवा बच्चों में बहुत लोकप्रिय होती है। बच्चे बहुत खुशी से इसको एक्सेप्ट करते हैं। होम्योपैथ की खोज 1796 में जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन ने की थी। उन्होंने पाया कि कुछ पदार्थ जो स्वस्थ लोगों में लक्षण पैदा करता है, वो रोगी लोगों में उन्हीं लक्षणों का इलाज कर सकता है। तो हम बात करते हैं आज हमारे डॉक्टर स्वप्निल जैन से, जो कि हमारे स्टूडियो में आए हैं। वो बताएंगे होम्योपैथ के बारे में कि होम्योपैथ एक्चुअली है क्या, कैसे वर्क करता है। आज हम उन्हीं से उनकी भाषा में जानेंगे, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं डॉक्टरी की लैंग्वेज में, तो हम आज उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि होम्योपैथ एक्चुअली है क्या। देखिए, होम्योपैथी एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। आपने एलोपैथी का नाम सुना, आयुर्वेदिक का नाम सुना, होम्योपैथी का भी नाम सुना है। लेकिन जैसा आपने बताया कि डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन, जो जर्मन के एक बेसिकली वो एलोपैथिक डॉक्टर थे। जब उन्होंने देखा कि एलोपैथिक प्रैक्टिस के दौरान या शल्य चिकित्सा के दौरान बड़ा कष्ट होता है पेशेंट्स को, जैसे किसी को लूज मोशन लग रहे हैं तो उसको एकाएक एकदम से उसके लूज मोशन रोक देते हैं, तो वो जो इन्फेक्शन है वो वहीं रह जाता है और फिर लंबे समय तक उसे परेशान करता है, ग्रसित करता है। तो ये सब देख के वो काफ़ी परेशान हुए डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ और चिकित्सा पद्धति की ओर सोचना पड़ेगा। फिर उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, जैसा आपने बताया, समान से समान की चिकित्सा, जो इसका एक लॉ भी है, सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंडा, यानी कि किसी पेशेंट को, और खोज भी एक सेकंड लूँगा, खोज इस प्रकार से हुई कि एक सिंकोना ट्री आता है जो बहुत कड़वा होता है, जिसकी बार्क जो होती है, इसकी छाल होती है, बहुत कड़वी होती है। जब वो एक मलेरिया के पेशेंट को उसको घोलकर पानी दिया गया तो वो पेशेंट ठीक हो गया। तो फिर उन्होंने देखा कि अगर सेम लक्षण की दवाई दी जाए तो वो लक्षण शरीर से हट जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका शुरुआत हुई और फिर इंडिया में से बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। कलकत्ता में तो समझ लीजिए बहुत बड़ा इसका लोगों को जुनून है होम्योपैथी को लेके, और अब तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका बहुत स्कोप है और एक संपूर्ण चिकित्सा है। चाहे वो असाध्य रोग हो, क्रॉनिक, चाहे फिर एक्यूट ट्रबल हो, कोई सडनली कोई लक्षण आ रहा हो, उसमें भी ये बहुत कारगर है। अभी आप डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि होम्योपैथ कैसे आया मार्केट में, कैसे जानकारी हुई लोगों को, कैसे इसका इन्होंने इलाज स्टार्ट किया। अब हम इनसे बात करते हैं कि होम्योपैथ किन किन बीमारियों में असरदार होता है। होम्योपैथी, देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। तो तकरीबन शरीर के सभी बीमारियों में, सभी अंग पे इसका काफ़ी कारगर इलाज है। मैं एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ कि जैसे किसी को माइग्रेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो वो एक लोगों में आजकल एक्सपर्ट ओपिनियन का एक अलग से फैशन है। लोग एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जाते हैं तो वो न्यूरो फिजिशियन के पास जाएंगे, लेकिन जब वो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास आएंगे तो वो उसको कहीं भी रिफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि न्यूरो के केसेस को कैसे डील करना है। इसी तरह पेट से रिलेटेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी होम्योपैथ है, न्यूरोलॉजिस्ट भी होम्योपैथ है, स्किन स्पेशलिस्ट भी एक होम्योपैथ है। तो होम्योपैथिक पद्धति को जब सिखाया जाता है तो उसमें पूरे शरीर को एक माना जाता है। उसमें ये नहीं माना जाता कि अगर किसी को माइग्रेन है तो सिर्फ सर का इलाज कराया जाए, किसी को पेट में तकलीफ है तो उससे उधर चिकित्सक को ही दिखाया जाए, इस तरह का। क्योंकि सिखाया जब जाता है तो पूरे शरीर को एक ही रूप में देखकर उसमें उसकी बीमारी को एक साथ ठीक किया जाता है। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के पास के लिए जब पेशेंट आता है तो वो तकरीबन डॉक्टर सभी केसेस डील कर सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमें पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए एक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर होम्योपैथ के पास जाएंगे तो सारी बीमारियों का, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आप एक साथ कंटिन्यू, मतलब पूरा देखकर एनालाइज करके उन्हें इलाज कर सकते हैं। हाँ, आजकल ज़रूर कुछ जो होम्योपैथी में भी कुछ MD कोर्सेज आ गए हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन होने लगा है। लेकिन जब पद्धति की दवाइयों का जब हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं तो लक्षणों के बेस पे सिलेक्शन करते हैं, बीमारी के बेस पे सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए ये संपूर्ण शरीर पे कारगर साबित होती है।
अच्छा, ये एक्यूट डिसीज में इसका क्या रोल होता है? बहुत अच्छा है और बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है एक्यूट डिसीज में। देखिए इस पद्धति की खास बात ये पहले है। एक्यूट डिसीज है क्या पहले? जी आप ये बिल्कुल, मैं बताइए। दर्शकों को बताऊंगा जी। कि एक्यूट डिसीज माने जिसमें लक्षण बहुत तेजी से आपके शरीर में पैदा हुए हों। अब पहले आप क्रॉनिक अगर आप समझ लेंगे, क्रॉनिक माने जैसे किसी को गठियावात है, गठियावात शुरू हुआ, एक आध साल तक उसके लक्षण नहीं दिखे, फिर लक्षण दिखने लगे, एक जोड़ में दर्द हुआ, फिर दूसरे में हुआ, तो 5-7 साल बाद गठियावात उभर कर आया। लेकिन एक्यूट में होता ये है कि एकाएक हमें, जैसे चिकनगुनिया का अभी सभी लोगों को बुखार से काफ़ी लोग ग्रसित हुए, जी जी। तो एक दिन रात में सोए, सुबह उठे तो पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द था और बुखार था तेज। तो ये हो गया एक्यूट फेज। अब इसमें पेशेंट को ये लगता है कि इसमें होम्योपैथी उतना जल्दी असर नहीं करेगी, वो तुरंत दूसरे चिकित्सा पद्धति की ओर अग्रसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कारगर दवाइयाँ हैं जो अगर सही तरीके से डॉक्टर उस दवाई का चयन करेगा। इसमें अहम भूमिका होती है होम्योपैथिक चिकित्सक की। चिकित्सा पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है, बात है कि होम्योपैथिक चिकित्सक उसको किस प्रकार से पेशेंट को डील करता है और उसकी कितनी स्किल है, कितनी नॉलेज है। ये एक्यूट डिसीज में भी बहुत कारगर होती है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, बहुत तेज ज्वर आ रहा हो, उल्टी दस्त हो रहे हों, एकाएक माइग्रेन हुआ हो, स्टोन का पेन हो, कितना सीवियर पेन होता है, रीनल स्टोन का पेन होता है जब किडनी में, गुर्दे में पथरी होती है या गाल ब्लैडर में पथरी होती है, तो उसके भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। और ऐसा नहीं कि हम उसे रिफ़र नहीं करते जब हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट को हम लोग आराम दे देते हैं। मतलब एक्सट्रीम लेवल पे अगर आते तो आप सोचते कि इमीडिएट उन्हें थोड़ा सा आराम मिले, देन आप अपनी कंटिन्यू कर देते हाँ, ताकि थोड़ा बिल्कुल। पेशेंट रिलैक्स हो जाए, वो बिल्कुल। इस स्थिति में भी आ जाए कि वो थोड़ा सहन करने की कंडीशन में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दवाइयाँ हैं, कई बार हमें लगता है कि नहीं ज़्यादा तकलीफ है, इनको तो तुरंत इंजेक्टेबल के थ्रू इनका पेन कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उस समय हम रिफ़र भी करते हैं, क्योंकि पेशेंट का ठीक होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैथी तो अपनी जगह पे है, तो वो चयन करना चिकित्सक के हाथ में है, लेकिन एक्यूट डिसीजेज में बहुत अच्छा होम्योपैथिक कारगर साबित हुई है अभी तक। ओके, मतलब इसमें पूछना चाहूंगी जांचों का क्या महत्व होता है आपके इलाज, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जांचों का क्या स्पेशली? जी बिल्कुल, डायग्नोसिस अगर किसी भी बीमारी का बनाना है, दर्शकों हमने देखा कि कई लोगों के मन में ये भावना रहती है कि अगर हम होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जा रहे हैं तो हो सकता है डॉक्टर साहब जांचें नहीं लिखे और बिना उसके ट्रीटमेंट करें। इसमें कोई मत नहीं है कि हम उस प्रकार से इतनी जांचों का हमें फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि हम लक्षणों के आधार पर दवाई निकालते हैं। लेकिन डायग्नोस्टिक टूल के जो आजकल हैं, चाहे वो सोनोग्राफी हो, सिटी स्कैन हो, ब्लड से रिलेटेड जांचें हों, चेस्ट एक्सरे हो, इन सब की बहुत अहम भूमिका है कि पेशेंट कितना ठीक हो रहा है या उसके अंदर की स्थिति क्या है, कोई जटिल बीमारी से वो ग्रसित तो नहीं हो रहा है। इसके लिए जांचों को उपयोग करके हम कंफर्म करते हैं और उस प्रकार से उसे ट्रीटमेंट देते हैं। तो जांचों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और मैं सभी जितने भी आज ये जागृत इंडिया का कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी मेरे चिकित्सक भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि जांचों का उपयोग करके पेशेंट को उसमें 100% फ़ायदा मिलता है और हमें भी इसमें दवाई सिलेक्शन में फ़ायदा मिलता है। अच्छा, ओके, मतलब ऐसा वो एक थ्योरी होती थी माइंड में कि होम्योपैथ के पास हाँ, जाएंगे जी, तो जी, कोई बिल्कुल। जरूरत नहीं है किसी भी जांच की, या हमें तो वो ऐसे ही ठीक कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है वो आप बाहर से बैठ के तो नहीं जज कर सकते, और फिर आपको ये भी देखना है कि आपने जो मेडिसिन दी उसका फायदा कितना हुआ है, या एक्चुअल में उसका लेवल क्या है और वो किस लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, चलिए मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी। हम जैसे होते बहुत से लोग की एलोपैथ भी लेते हैं, आयुर्वेद भी लेते हैं जी। तो क्या इसके साथ होम्योपैथ दवाई हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम इसके कंटिन्यू? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एकदम ट्रस्ट नहीं करते, बट जैसे मैं बोलूंगी नहीं आप होम्योपैथ लीजिए तो वो प्रेशर में आके ले तो लेगा, लेकिन वो एलोपैथ के साथ लेना चाहे तो क्या इट्स पॉसिबल? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, और लोगों को इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, मन में कन्फ्यूजन भी रहता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कोई पेशेंट हमारे पास आया, उसकी डायबिटीज़ बहुत बढ़ी हुई है और पेशेंट इंसुलिन पर है। अब वो चाहता है कि डॉक्टर साहब हमारा ट्रीटमेंट करें, इंसुलिन का जो यूनिट होता है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि अब इंसुलिन मेरा कम हो जाए या बंद हो जाए। तो ऐसे केस में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम भी दवाई देंगे, लेकिन हम उनकी इंसुलिन बंद नहीं कराते, नहीं तो एकाएक एकदम से तकलीफ बढ़ सकती है, तो हम उसको बहुत डोज धीरे धीरे बंद कराते हैं
इस बीच में हमारी दवाई का जब असर मिल जाता है तो उसकी दवाइयाँ कम होती हैं। यानी कि दोनों चिकित्सा पद्धति साथ में काम करती है और कारगर भी होती है। देखिए क्या होता है कि मोड ऑफ एक्शन, यानी कि जो दवाई दी गई वो असर कहाँ से कर रही है। इनिमिकल रिएक्शन होता है, माने कि दोनों विरोधाभास जब होगा जब एक ही जगह पे दोनों काम करेंगे। हमारी दवाई जीभ से असर करती है, हमारे टंग पे बहुत सारी नर्व्स होती हैं, वहाँ से दवाई का असर शुरू होता है। आपने देखा भी होगा जब होम्योपैथिक दवाई दी जाती है तो बोलते हैं जीभ पे रखिए, मुंह साफ होना चाहिए, कुल्ला करके दवाई। एलोपैथिक दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जो भी दवाई, ये सब लीवर से असर करती हैं। ये पहले जाएंगी, फिर लीवर पे जाके इसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो जब मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है तो फिर कोई इंटरेक्शन आपस में, विरोधाभास कुछ नहीं होता। तो दोनों चिकित्सा, तीनों चिकित्सा पद्धति साथ में दे सकते हैं। हाँ, लेकिन दो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति साथ में नहीं लेना चाहिए कि आपने एक होम्योपैथ को दिखा लिया फिर दूसरे को भी दिखा लिया, वो दिक्कत कर सकता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनके ड्रग्स जो भी वो देना चाहते हैं वो अलग हो सकते हैं और आपके अलग, तो फिर वो डेफिनेटली दोनों बात एक ही जगह से करेंगे तो कॉन्ट्रा हो सकता है। जी। अच्छा, तो वो नुकसान दे सकता है। अच्छा, एक चीज़ वो जाननी कि जैसे एलोपैथ जो लेते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे एसिडिटी हो गई या ये मेडिसिन का डोज ज़्यादा हो गया तो लूज मोशंस हो गए या जो भी साइड, तो क्या होम्योपैथ में भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ पे एक्शन है वहाँ पे रिएक्शन होगा। लोगों को मन में ये भी बड़ी भ्रांति है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ के बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, ये बात है कि बहुत शुरुआती स्तर पे नहीं होते, या आपने 2, 4, 10, 15 दिन कोई दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के खा ली तो आपको एकदम से कुछ रैशेस हो जाएंगे या सीत उठ जाएगी, या फिर आपको, जैसा आपने एसिडिटी का नाम लिया, वो ज़रूर नहीं होता। लेकिन अगर गलत दवाई बहुत लंबे समय तक चिकित्सक की सलाह के बिना अगर आप लेंगे तो उसका फिर इफेक्ट आएगा। हाँ, लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि ये साइड इफेक्ट उतने नहीं होते जितना एलोपैथिक में होते हैं या जितना आयुर्वेदिक में होता है अगर गलत दवाई ली जाए। इसलिए बहुत सारे लोग इसको बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं। लेकिन मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि बिना डॉक्टर की सलाह से किसी भी प्रकार की कोई भी चिकित्सा पद्धति की दवाई नहीं लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो है। मतलब आपका ये कहना है कि होम्योपैथ दवाई अगर विदाउट एनी कंसल्टेंट आप लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, बट अगर कंसल्टेंसी के साथ लेते हैं या प्रॉपर डॉक्टर की देखरेख में लेते हैं तो फिर साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं होता। और ऐसे में अक्सर ये होता है कि जैसे कोई पेशेंट आया, सपोज हमने उसे दवाई, वो मेरे पास आया माइग्रेन के लिए आया सपोज, तो वो 3-4 दिन बाद डॉक्टर साहब मेरे को लूज मोशन लग रहा है, तो हम 100% श्योर हैं कि दवाई से लूज मोशन नहीं लगेगी। कोई और कारण होगा, हो सकता है आपने कुछ खाने में कुछ गड़बड़ हुई हो या फिर फूड पॉइजनिंग हुई हो, वो फिर बाद में यही निकलता है कि दवाइयाँ वही चलती रहती हैं और उसके लूज मोशन भी ठीक हो जाते हैं और आगे चल के वही दवाई कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, और इस तरीके से पेशेंट को फिर कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे को इस दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, वो इसी चीज को गलत भी ले लेते हैं कि शायद हमें इसी से हो रहा है। बिल्कुल होता है। हाँ, होता है। चलिए, मतलब आपको एक क्लियरली एक नोटिफिकेशन मिल गया है कि आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे किसी भी होम्योपैथ से अगर आप किसी होम्योपैथिक प्रॉपर डॉक्टर के देखरेख में अगर कोई इलाज लेते हैं तो। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा जान के, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी भी माइंड में थी तो क्लियर हो गई। बस मेरा एक ये कि जहाँ तक मैंने भी होम्योपैथ ट्रीटमेंट ही लेती हूँ, मुझे ये पता है कि इसका असर बहुत धीरे होता है क्या, या मतलब लोगों में है अरे होम्योपैथ लेंगे तो 2-3 महीने लेना पड़ेगी, 4 महीने लेना पड़ेगी, फिर धीरे धीरे असर होगा, तो क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो कितने हद तक? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिए, असर स्लो उसी जगह पे होता है जहाँ पर बीमारी ने अपनी जगह बहुत पक्की बना रखी शरीर के अंदर। जैसे सपोज किसी को कोई ट्यूमर हो रहा है, या बहुत बहुत कॉमन चीज़ है महिलाओं के यूट्रस में गठान होना, जिसको हम लोग फाइब्रॉइड बोलते हैं। अब फाइब्रॉइड का पेशेंट जब हमारे पास आएगा, तो कोई महिला हमारे पास आई, उसको 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड एक मसल्स की गठान होती है। अब अगर वो शल्य चिकित्सक के पास जाती है, शल्य चिकित्सा माने ऑपरेशन, तो वो तो एक दिन में काट के निकाल देंगे, ठीक है, तो ये हो गया, तो एक दिन में ठीक हो गई। अब वो बोले दवाई से इसे घोलना है, तो मुझे 6 महीने साल भर तो चाहिए, तब तो मैं उस गठान को घोल पाऊंगा, उसको बनने में ही 5 साल लग गए। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत स्लो असर करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई छींक का पेशेंट आ रहा है जिसको सीत उछल रही है और आज ही उसको एकदम से पूरे शरीर में सूजन आ गई, तो 4 से 6 घंटे में हम भी उसे रिलीफ देंगे।
वो एविल का इंजेक्शन लगाएगा तो भी उतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। डिपेंड करता है कि शरीर कितना ग्रसित है। ये पक्की बात है कि बीमारी को दबाती नहीं है। अच्छा। दूसरी चिकित्सा पद्धति क्या करती है कि बीमारी को एकाएक दबा देती है। आपको पेन उठ रहा है तो पेन, आपको चक्कर आ रहे हैं तो उन्होंने गोली दी या इंजेक्शन लगाया, आपके चक्कर बंद हो गए। चक्कर का कारण क्या है उसका जब तक निवारण नहीं होगा होम्योपैथिक दवाइयाँ असर नहीं करती। तो चक्कर अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के हैं तो हमारी दवाई अलग है। चक्कर अगर कान के कारण है, कान के अंदर पानी थोड़ा हिल गया है जिसको हम लोग मीनियस डिसीज बोलते हैं, तो हमारी दवाई अलग है। ब्रेन में ट्यूमर है और चक्कर आ रहा है तो हमारी दवाई अलग है। लेकिन दूसरी पद्धति में इन तीनों चीज़ों की दवाई सेम है। वो लक्षणों को दबा देंगे, चक्कर को दबा देंगे और वो आगे चल के पेशेंट को उसकी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। तो पद्धति स्लो नहीं है, ये डिपेंड करता है केस क्या है। अगर बच्चे का टॉन्सिल्स साल में 4 बार हो रहा है, वो हमारे पास आया तो हमें 6 महीने देने पड़ेंगे। डॉक्टर ने तो बोल दिया टॉन्सिल्स निकलवा लो, लेकिन हमें उस टॉन्सिल्स को बचाना है क्योंकि टॉन्सिल्स तो हमारा डिफेंस है। उसको निकाल देंगे तो उसके भी नुकसान है। तो उसमें फिर हम लोग ट्रीटमेंट चलता है, 6 महीने भी चलता है, साल भर भी चलता है। तो इस तरह से लोगों के मन में एक भ्रांति है कि ये एक बड़ा स्लो ट्रीटमेंट है। लेकिन चर्म रोग में ज़रूर मैं मानता हूँ, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, उसमें समय लगता है। पेशेंट को उसमें थोड़ा सा रुक के ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, नहीं तो उतनी जल्दी आराम नहीं होता। अच्छा, मतलब बेसिकली आपका सिंपल ये कहना है कि कोई भी चीज़ डिपेंड करती है कि आपने कितने साल से उसको पाल रखा है। जी। जब वो शरीर में, अगर वो आप बोल रहे 5 साल में वो ट्यूमर हुआ तो डेफिनेटली उसको निकालने के लिए आपको साल भर तो देना ही है। बट अगर अपन ऑपरेशन वगैरह करा लेते तो वो रिमूव कर देते, लेकिन वो कहीं ना कहीं हार्म हो जाता है शरीर में। हाँ, मतलब जरूरी होता है। हम भी शल्य चिकित्सा जब हमें लगता है कि नहीं इसकी अपेंडिक्स है, वो फट सकती है पेट में, इसको इस समय तुरंत जाके अपेंडिक्साइटिस का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उसमें हम बिल्कुल लेट नहीं करते। ये हमारी जानकारी, हमें पता होना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट की अपेंडिक्स फट जाए और हम अपने पास रखे हुए तो वो तो जानलेवा हो जाएगा। तो इस सब पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को 102 डिग्री ज्वर है, बुखार है, और हम बोले अब स्लो स्लो असर करेगी, तो 3 दिन तक 104 105 डिग्री बुखार रहेगा, तो ये तो ऐसा संभव नहीं है। या किसी को 10-20 मोशन लग गए हैं और वो हमारे पास आया तो हमें उसको 1 घंटे में आराम देना पड़ेगा, और हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं। अच्छा, हाँ, होम्योपैथ में ऐसी दवाइयाँ बिल्कुल है। तो वो डिपेंड करता है केस क्या है और डॉक्टर किस प्रकार से दवाइयाँ सिलेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये एक और है कि इसमें परहेज बहुत बताते हैं, ऐसा मतलब लोग बोलते हैं कि इसमें परहेज बहुत करना पड़ता है, ये नहीं खाओ, ये मत करो, तो क्या ये सही है और परहेज किस लेवल का होता है? हाँ, देखिए परहेज तो इसमें इस प्रकार से करना पड़ता है। एक तो कॉफ़ी का परहेज इसलिए रहता है कि बहुत सारी हमारी जो दवाइयाँ हैं वो कॉफ़ी जब हम लेते हैं तो उससे उसका इफेक्ट कम हो जाता है। अच्छा। तो इन जनरल कॉफ़ी का एक परहेज बताते हैं, वो भी कुछ ही बीमारियों में ज़्यादा ध्यान रखना रहता है, बाकी थोड़ा बहुत तो चल जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि ये दवाइयाँ जीभ से असर करती हैं। तो जब जीभ से असर करती है तो हमारे जो ओरल कैविटी है उसमें कोई सुगंधित चीज़ नहीं होनी चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके कारण दवाई उस खुशबू के कारण असर नहीं कर पाए। जैसे कई लोग लहसुन खाते हैं, या कई लोग ने इलायची लौंग खाई, या गुटखा खाया, जर्दा खाया, तो उसकी खुशबू के कारण जब हम दवाई देते हैं तो उतना असर नहीं मिलता। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि भैया कुल्ला करके दवाई लीजिए। और इन चीज़ का अगर आप परहेज करेंगे, जैसे कि अगर आप प्याज कम कर देंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, तो दवाई ज़्यादा असरदायक होती। तो बस बाकी ऐसा पहले था एक समय कि सब चीज़ बंद करा देते हैं, लेकिन अब जो दवाइयाँ आई हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर का स्किल बढ़ा है, डॉक्टर के पास डायग्नोस्टिक टूल आ गया है, उसको सब पता है अंदर क्या चल रहा है। हवा में दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं, तो उन सब का अगर हम उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा परहेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीमारी का परहेज होता है, जैसे डायबिटीज़ वाले को मीठा बंद कराएंगे, गठियावाद वाले को हम बैगन, घुइयाँ, अरबी, कटहल, उड़द दाल जैसे बादी वाली चीज़ें बंद कराएंगे। तो ये परहेज तो बीमारी का परहेज हुआ। होम्योपैथिक, जी हाँ, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में बहुत परहेज नहीं बताया जाता। देखिए, एक ये भ्रांति थी सब में कि भाई बहुत परहेज करवाते हैं, होम्योपैथ लेंगे तो ये छूट जाएगा, वो छूट। देखिए, उन्होंने अभी ये बताया कि डिपेंड करता है आपकी बीमारी क्या है, बीमारी का परहेज। जो चीज़ आपको बीमारी को बढ़ाएगी डेफिनेटली वो तो कहेंगे ना कि आपने कहा। इवन किसी भी पद्धति में आप चले जाइए, डॉक्टर कहता है
डायबिटीज है, शुगर है, आपको अब मीठा मत खाइए। तो अगर होम्योपैथ भी वही चीज कह रहा है तो वो आपको बीमारी का परहेज करने का कह रहा है, ना कि दवाई के कारण कह रहा है। दवाई के लिए उन्होंने स्पेशली बोला कि जब भी आप लहसुन भी खाते तो उन्होंने ये नहीं कहा कि टोटल बंद कर दीजिए, उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप खाते हैं तो उसको जब आप मेडिसिन लेते हैं तो या तो पहले ब्रश करके अच्छे से अपने माउथ को क्लीन कर लीजिए, देन वो लीजिए। अगर नहीं तो अगर आपको बहुत जल्दी असर चाहिए तो आप कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। तो देखिए परहेज भी आप कहीं भी जाइए किसी भी पद्धति में थोड़ा बहुत परहेज तो आपको डॉक्टर बोलता ही है। तो ये जो भ्रांति की बहुत परहेज वो नहीं है। मैं आपसे एक और एक्चुअली आपने तो इतना ज़्यादा हमें मतलब बताया होम्योपैथ के बारे में और आपने बताया कि सारी बीमारियां भी ठीक होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि समाज के नज़रिए में होम्योपैथ को लेके होम्योपैथी को लेकर किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह का नज़रिया है? नहीं, बहुत बदलाव है। मैं आपको बताऊं कि मेरे को 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। जब शुरुआती दौर में मैंने प्रैक्टिस की थी तब शुरू के 1-2 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब समाज या फिर मेरे पे ऐसे इतने सारे पेशेंट आते हैं जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर को देखा है। अच्छा। उनके बच्चे को अस्थमा हुआ, वो पहली बार मेरे पास आए। उनके घर में किसी को स्टोन हुआ, पहली बार मेरे पास आए। माने फर्स्ट ओपिनियन भी अब होम्योपैथिक डॉक्टर से ली जा रही है। समाज इसको बहुत अच्छी तरह देख रहा है कि अब ऐसी दवाइयों के लिए वो जा रहे हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो। हमने कोविड में भी देखा कि लोग बहुत परेशान हुए, उसमें होम्योपैथिक दवाइयों ने भी बहुत समाज में बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बोला कि आप होम्योपैथिक दवाई लें, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो समाज में बहुत बदलाव है, सोच में बहुत बदलाव है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को लोग अब जान चुके हैं कि ये वाकई बहुत कारगर है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो जब दवाई ले तो कम से कम बीमारी भले थोड़ी स्लो ठीक हो, लेकिन उसको कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है और वो जड़ से ख़त्म हो। अक्सर ऐसा होता है कि हमने देखा कि भाई कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, सपोज एलर्जी के लिए गया, सालों साल ट्रीटमेंट चल रहा है, हर साल वो 6 महीने ट्रीटमेंट लेता है, फिर ठीक रहता है, फिर दवाई लेता है। तो वो जब 4-5 साल तक बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वो कहता है कि अब मुझे कोई अल्टरनेटिव या वैकल्पिक थेरेपी पे जाना पड़े। तब वो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई जड़ से इलाज है कि हम 1 साल इलाज करने के लिए तैयार। अब उसके मन की बिल्कुल बदलाव है। अब वो अगर उसको एलर्जी है तो पहले वो जाएगा होम्योपैथिक चिकित्सक के पास कि सर आप तो इसे जड़ से ठीक करें, मुझे मालूम है दूसरी दवाइयाँ लूँगा तो उसमें समय जल्दी तो ठीक हो जाऊँगा, लेकिन ये मेरी जड़ से ठीक नहीं होगी। वापस आएगी। अब खुद पेशेंट आके हमें बोलता है कि डॉक्टर साहब हम आए इसलिए हम चाहते हैं जड़ से ठीक हो जाए, क्योंकि हमने देखा हमारा फलाना बहुत परेशान हुआ, वो अभी भी ट्रीटमेंट ले रहा हो, ठीक तो कुछ हुआ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी चिकित्सा पद्धति में आराम नहीं मिलता, लेकिन कई बार होता है कि बहुत सारी ऐसी चिकित्सा पद्धति जड़ से काम नहीं करती और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति एकमात्र ऐसी पद्धति है जो जड़ से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करती है। और अगर सही दवाई का चयन हो, वो पूरे शरीर उसकी पूरी शारीरिक गणना को देखा जाए, चाहे वो मानसिक रूप से पेशेंट कितना परेशान है, बीमारी क्यों उसके शरीर में आई। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि ये सारी जो शरीर की संरचना है वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे मस्तिष्क का। अगर हम मन से खुश हैं, हमारा मन विचलित नहीं है, हम रिलैक्स हैं, तो बीमारियां कम आती हैं। अगर हम दुखी हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, भागम भाग की आपाधापी में फंसे हुए हैं, तो बीमारियां बहुत ज़्यादा करती हैं। चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर्स हो, चाहे महिलाओं से जुड़े रोग हों, चाहे बच्चों में डिप्रेशन हो, चाहे बड़ों में नींद नहीं आ रही हो, ये सारी चीज़ें मन से चलती हैं। तो हम ट्रीटमेंट जड़ का करेंगे तो बीमारी अपने आप पूर्णतः ठीक होगी। तो बस यहीं पर ही पद्धतियों का अंतर है, बाकी सभी पद्धति अपनी जगह पे कारगर है। हमने देखा कि एलोपैथिक में बोलते हैं कि ये नया मेडिसिन या नई वैक्सीन आ रही है, उस पर रिसर्च चल रहा है, तो क्या यही होम्योपैथिक में भी होता है कि कोई रिसर्च वर्क होता है इसमें? नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें रिसर्च वर्क चालू है अभी। ऐसा नहीं है, उस लेवल पे नहीं है जितना दूसरी पद्धतियों में होता है, लेकिन रिसर्च वर्क लगातार चलता है, नई नई मेडिसिन हमारे यहाँ भी आती हैं। और एक खास बात होम्योपैथी की ये है कि ये जानवरों पे रिसर्च नहीं होता,
अच्छा। ये इंसानों पे ही रिसर्च हो, यानी कि कोई दवाई कितनी कारगर है वो एक व्यक्ति को देकर ही उससे लक्षण लेंगे उसी को, क्योंकि लक्षण कौन देगा? चूहे को अगर हम दवाई खिलाएं, चूहे से पूछें तुम्हें क्या होगा तो वो तो बता नहीं पाएगा। तो लक्षण इंसान ही बता सकता है, तो उन्हीं को दवाई देकर उन लक्षणों को प्रूव किया जाता है और फिर वो दवाई मार्केट में आती है। तो क्लिनिकली खूब रिसर्च हो रहा है, क्लिनिकली नई दवाई ईजाद हो रही है, लेकिन पुरानी दवाइयाँ इतनी सारी हैं कि वही अगर बहुत अच्छी तरह से हम उस दवाइयों का उपयोग समझ लें तो ही समाज से बहुत सारी बीमारियां जड़ मुक्त हो सकती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि चिकित्सक को भी इसमें आगे, होम्योपैथिक चिकित्सक को भी आगे आना पड़ेगा, उसे भी बहुत ईमानदारी से दवाइयों का उपयोग करना पड़ेगा और सारे जो डायग्नोस्टिक टूल हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए ही हम देख सकते हैं कि दवाई कितनी कारगर है। तो लगातार रिसर्च वर्क होता है, हाँ, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उस तरीके से रिसर्च वर्क नहीं हो रहा है। अगर इसमें गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करे, गवर्नमेंट में सपोर्ट इस तरह चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर अगर होम्योपैथिक यूनिट साथ में खोली जाए। मुझे ध्यान है आज से 15-20 साल पहले मेरे एक रिलेटिव एडमिट थे हैदराबाद में, तो मैंने देखा कि हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में होम्योपैथिक यूनिट भी था। तो आईसीयू में पेशेंट न्यूरो फिजिशियन भी देखता था और होम्योपैथिक फिजिशियन भी देखता था, दोनों से मिलकर उनने काफ़ी लंबा जीवन जिया और सर्वाइव हुए। तो इस तरह का अगर कुछ कॉम्बिनेशन चाह रहे हैं, कॉम्बिनेशन जी। गवर्नमेंट भी इसको अगर आगे बढ़ाए, अप्रिशिएट करे, तो मुझे लगता है कि समाज को बहुत फायदा मिलेगा। हमारे व्यूअर्स से एक निवेदन है कि देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हॉस्पिटल्स में सारी पद्धति होनी चाहिए। अगर होम्योपैथ का भी एक काउंटर हो, वहाँ पे भी डॉक्टर सब बैठें और जो भी इलाज चल रहा है जो भी पेशेंट का, तो वो भी अपनी ओपिनियन दे, वो भी अपनी मेडिसिन को इन्वॉल्व करें। तो देखिए जब किसी चीज़ पर डबल असर होता है तो वो तुरंत रिएक्ट होने लगती, तुरंत ठीक होने लगती। तो हम ये चाहेंगे कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स, हमारे देखने वाले, हमारे इस चीज़ को समझने वाले लोग अगर एक स्टेप आगे बढ़े और हेल्प करें कि जिन जिनके हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स से भी हैं संबंधित, वो लोग उन्हें भी बोले कि आप अपने हॉस्पिटल में एक होम्योपैथ काउंटर ज़रूर ओपन करवाएं और हमारे ट्रीटमेंट में उनका सहयोग लें, तो देखिए बहुत जल्दी ये चीज़ मार्केट में आएगी और वाकई में इसके जो बेनिफिट्स मिलेंगे अनबिलीवेबल होंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि होम्योपैथी का फ्यूचर क्या है? देखिए फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है और मैं अभी मेरी 2 क्लिनिक है भोपाल में और मेरे रात वाली जो मैं रात में जो प्रैक्टिस करता हूँ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बोलना पड़ता है कि सर टाइम हो गया और मैं देख नहीं पाऊँगा। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है और ख़ास बात ये कि अब जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स ये कोर्स करके निकल रहे हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जब से ट्रीटमेंट करेंगे या क्लिनिक खोलेंगे तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए सब लोग ब्रेड एंड बटर शुरुआत जब करते हैं तो वो चाहते हैं कि एटलीस्ट इतना हमारे पास रहे कि हमें परेशान नहीं होना पड़े, हम अपनी ब्रेड एंड बटर तो चला पाएँ। तो अब वो लोगों के लिए अब फोकस वो नहीं बचा है। अब तो नए डॉक्टर आते हैं, बहुत अच्छी क्लिनिक खोल रहे हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, पहले तो गिने चुने 8-10 नाम होते थे कि यही होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, अब 50 होम्योपैथिक चिकित्सक, वो सब लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है और अगर इसमें अगर पेशेंट जो जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको वो एक अगर ओपिनियन ज़रूर, एक बार कोई भी बीमारी, कोई भी आप शल्य चिकित्सा के लिए जा रहे हैं, आप कोई ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं या फिर आपको कोई भी बीमारी हुई जिसमें आपको लग रहा है कि तो अच्छा आराम नहीं मिल रहा है, बीमारी बार बार रिलैप्स कर रही है, अब बार बार सेम बीमारी से सफ़र कर रहे हो, तो ज़रूर आप एक बार होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करें और इस चिकित्सा पद्धति में ज़रूर आपको इससे बीमारी का जो बार बार आना है वो रुकेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ आपके शरीर से ही लड़ना सिखाती हैं, तो बाहर के केमिकल का यूज़ नहीं होता है। तो इसमें आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और आने वाला फ्यूचर तो होम्योपैथी का है। चलिए, मतलब डॉक्टर साहब ने हमें कितनी अच्छी चीज़ बताई है कि होम्योपैथ जनरली बच्चे भी पढ़ते तो बोले मतलब मेडिकल लाइन में जाना है, बट डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, लेकिन अब हम
ये दौर आ गया कि होम्योपैथ डॉक्टर भी अगर आप बनते तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत सक्सेस रहेगी और आप दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, मैं सिर्फ इतना आपसे निवेदन करूंगी कि एक बार आपके क्लिनिक का एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर दे दीजिए, ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स है अगर कोई भी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे तो वो इजीली कर सके। बिल्कुल, मैं डॉक्टर स्वप्निल जैन हूँ और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ हैनीमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, वहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट में एचओडी भी हूँ। मेरी 2 प्राइवेट क्लिनिक है। एक क्लिनिक मेरी मॉर्निंग वाली अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में बावड़िया कला पर है, जहाँ मैं मॉर्निंग आवर्स में रहता हूँ सुबह 10 से 1 बजे तक। और शाम को मेरी क्लिनिक है मारवाड़ी रोड यानी कि ओल्ड भोपाल में है, वहाँ वो मेरी 15 साल पुरानी क्लिनिक है और वहाँ मैं शाम को 7 से 10 रहता हूँ। और इसके अलावा मैं एंकर भी हूँ दूरदर्शन भोपाल में, जहाँ पर मैं मेडिकल में डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेता हूँ। क्या बात है। 10 साल से मैं डॉक्टर के इंटरव्यू ले रहा हूँ। आज मैं भी इंटरव्यू दे रहा हूँ तो आई एम लिटिल बिट नर्वस, लेकिन और बिल्कुल आप कभी भोपाल में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे ओपिनियन की ज़रूरत है तो मुझे कॉल करें। मेरा नंबर चाहें तो आप नोट कर लें, 9827369738, 9827369738। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपको कोई भी तकलीफ हो एक बार ज़रूर कॉल करें या फिर आप व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल छोड़ें, मेरे से जो मदद होगी मैं अवश्य। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, आप आए क्लिनिक में, बहुत आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दर्शक, हमने आप लोगों को हर चीज़ का नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज होम्योपैथिक का इतना बड़ा, इतना वाइड एरिया पहली बार जाना है। तो जो लोग अनजान हैं, ऐसे जानते तो सब है लेकिन बहुत ज़्यादा जो नहीं जानते या जिनके मन की भ्रांतियाँ हैं, हमने ये कोशिश की कि हमारे डॉक्टर साहब आपकी भ्रांतियाँ दूर करें। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे या हमारे जागृत इंडिया पे डायरेक्ट क्वेरी कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे और आपको आंसर्स देंगे। और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिएगा। चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।